नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस हिंदी में। ये देखिए टेस्ट 4 का आज हम अपना ये डाल दे रहे हैं क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम आपको टेस्ट 4 के जो क्वेश्चन है वो बता देंगे, और टेस्ट जो 3 हुआ था उस क्वेश्चन का कैसे स्ट्रक्चर करना था, उसमें क्या लिखा जाना चाहिए था, उसको भी बताना अब ज़रूरी है। क्योंकि अब जब क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें ये भी सोल्यूशन भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन का बता दें तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिर उस समय भी हम ये भी दिखा देंगे कि जो आंसर लिखा गया है, जो कुछ अच्छा आंसर रहा है, जिनका एक आंसर तो दिखा सकते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा आंसर लिखा है, तो उस कॉपी को भी हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम एनालाइज द एरियाज ऑफ स्ट्रेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ बिहार इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना दूसरा क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ये है पर्यावरण संरक्षण तथा धारणीय विकास के मध्य क्या संबंध है। भारत की आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरणीय अधःपतन, या इसको आप कह सकते हैं पर्यावरणीय पतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। और देखिए, जिसको ज्वाइन करना है वो इस तरीके से आप यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना टेस्ट 3 का क्या क्वेश्चन था, कैसे उसे लिखा जाना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे ये था हमारा टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी डिमांड को। ये चीज़ आप यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए, और वो आप आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए, सीखते रहिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अब सिर्फ आंसर राइटिंग से ही फ़ायदा नहीं है, आप इम्प्रूव जब तक नहीं करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते रहिए धीरे धीरे। ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना करना था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो भी सब लोगों ने आंसर लिखा है, तो हम बस आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो पहले हमें दिखाना होगा ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरत। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, वो बढ़ती हुई ज़रूरत को दिखाते हुए, क्योंकि हमें पहले उसी परिप्रेक्ष्य में बात करना है, तो हमें पहले उस बात को दिखाना होगा कि हाँ, ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, भारत को विकासशील राष्ट्र है, और अब इतनी जनसंख्या है, और उनके आर्थिक विकास, हर प्रकार के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा वगैरह से उसे पूर्ति की जा सकती है। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़ती जरूरत को दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए कि नहीं। अब इसके लिए आपको नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का एक बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो देखिए किस परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन है। आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो 3 स्टेज में है। ठीक है, अच्छा रुकिए, हम आपको वो फोटो भी दिखा देते हैं, एक मिनट रुकिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रहा भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है, तो पहला स्टेज जो था वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। अब देखिए इसका ये एक तरीके से क्यों इसको यूनिक कहा जाता है। देखिए थोरियम बेस्ड जो है उसको क्या कह रहा है, ग्लोबली यूनिक है, और जनरली ग्लोबली एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि यही यूज़ हो रहा है वर्ल्ड में। तो इस प्रोग्राम का सबसे खास बात यह है कि जो भी इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो अगले स्टेज के लिए मेन प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका बाई प्रोडक्ट यहाँ यूज़ होता है जो कि प्लूटोनियम है, फिर इसका बाई प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस यूरेनियम 233 जिसको ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता एनर्जी के लिए, उसको जब तक कि थोरियम से नहीं यूज़ मिला के करता है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है, और ये हमारा लास्ट स्टेज है। तो अभी जो इंडिया है वो इस स्टेज पे है, और भी इस ट्रांजिशन स्टेज पे, अभी यहाँ से ट्रांजिशन ही कर रहा है। तो अब यही क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है कि क्या इस प्रक्रिया को भारत को जारी रखना चाहिए, इस प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए कि थोरियम के
मतलब नेक्स्ट स्टेज पे जाए भारत, तो आपको जब तक ये 3 स्टेज और इस तरीके से इस प्रोग्राम को नहीं बताएंगे तब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या लिखा जाना चाहिए था। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को बताने की ज़रूरत थी। उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये बताना कि नाभिकीय ऊर्जा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, विखंडन, संलयन, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ तक कि आपको वो इंडिया का मैप बना के वो भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ पे है, मतलब इस इतनी खास ज़रूरत उसकी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप टू द पॉइंट रहेंगे उतना ही बेहतर। अगर आप नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो बेहतर रहता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आप बताएंगे जारी रखना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए आप रीजंस देंगे कि क्यों नाभिकीय ऊर्जा के कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। उसके लिए आप गवर्नमेंट के टारगेट्स को बता सकते हैं, इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट को बता सकते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं कि भारत अन्य सोर्सों से किस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ठीक है, और ये भी दिखा सकते हैं कि अन्य जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल का भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा से किस प्रकार से हम कितना एफिशिएंट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य और भय की विवेचना कीजिए। देखिए, तथ्य और भय यहाँ से इसको आप अलग करके नहीं देखा जा सकता कि नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य। अब आप लगे फैक्ट्स बताने कि नाभिकीय ऊर्जा से कितना प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे क्या है, ये फैक्ट्स, वो वाला फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है। इसको आप एक साथ टर्म को यूज़ कीजिए, फैक्ट्स एंड फियर्स। लाइक क्या होता है कि कहीं भी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है या फिर किसी भी इस प्रकार की कोई भी परियोजना का शुरुआत करना होता है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ के लोगों में एक भय बन जाता है कि इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, रेडिएशन होने वाला है, लोगों को कैंसर हो सकता है, मतलब तरह तरह के उन लोगों के अंदर एक डर होता है। और उस समाज को भी एक कुछ उस परियोजना को लेके आशंकाएं होती हैं। ठीक है, तो वो उनका भय होता है। उसका जो काउंटर करने वाले जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है आपकी बातें, मतलब ऐसी भावना नहीं होनी, मतलब ये चीज़ गलत है कि रेडिएशन फैलेगा और आपको कैंसर होने लग जाएगा, इस तरह की बातें नहीं है। तो आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स बताने थे कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, एक तरीके से आप देखिए तो ये निगेटिव चीज़ें हैं जो भय है, और ये संबंधित तथ्य जो एक तरीके से उसके पॉजिटिव है। एक पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन अगर आप जितना ही इस चीज़ को रिलेट करके डालेंगे कि ये भय है और उसका फैक्ट ये है, तो आपका आंसर और भी सटीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और देखिए अभी थर्ड स्टेज थोरियम पे एक रिसर्च रिएक्टर ही सिर्फ है हमारे पास, वो भी 30 किलोवाट एनर्जी का। ठीक है, तो वो आप इसलिए अभी हम थर्ड स्टेज में है नहीं, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, सौभाग्य योजना क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्या है। फिर उसके बाद इस योजना को लागू करने से देश के लोगों को क्या फायदे हुए। फिर कह रहा है बिहार की जनता को किस तरीके से लाभान्वित हुई। तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको पार्ट वाइज बताते चलना था। सौभाग्य योजना क्या है आपको बताना था। सौभाग्य योजना कि उस किस लिए है, उसके उद्देश्य बताइए, उसका क्या प्रावधान वगैरह है वो सब आप बता सकते हैं थोड़ी सी कि उसका कौन गवर्निंग है, कौन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, इस तरह की बातें आप पहले बता सकते थे। फिर उसके बाद देश के लिए क्या फ़ायदा हुआ, देश को क्या फ़ायदा हुए, इसके जो भी फ़ायदे हैं वो आप गिना सकते हैं। फिर उसके बाद बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में ये इस स्कीम को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लिया गया, 2 महीने पहले ही इम्प्लीमेंट अच्छे से हुआ, इसलिए उस वहाँ के भी की जनता किस प्रकार से लाभान्वित हुई है इस योजना के द्वारा, उसको पॉइंट वाइज आप बता दिए। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको लिखना था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था जो कि कह सकते हैं कि बेहतर आंसर था, और हम उसमें भी कुछ कमियों को देखने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो भी अपने बेहतर आंसर और भी कर सकें और आप लोग भी उनसे सीख सकें। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये राजीव रंजन का आंसर है, और देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आंसर बहुत ही बेहतर लिखा है। अब सभी का तो आंसर दिखाया नहीं जा सकता और ना ही सबका नाम भी लिया जा सकता, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मतलब आपके आंसर को नहीं बताया गया। अभी मैं जो मेरे सामने है उसमें से हम आपको बता रहे हैं कि जितना देखा गया उसमें ये बेहतर आंसर ठीक था उसमें। तो देखिए इसमें शुरुआत देखिए किस प्रकार से इन्होंने किया।
शुरुआत देखिए, जरूरत को हमें दिखाना था तो बताया गया मनुष्य के जीवन स्तर में ऊंचा उठाने में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है और 7.4 की वार्षिक दर से आगे बढ़ रहा है भारत, मतलब उसकी विकास दर है, और इतने की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इसलिए अब भारत को ऊर्जा उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि के संबंध में व्यापक ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता रही है। तो ये देखिए क्यों ज़रूरत है, तो वो दिखाया गया पहले। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि किस प्रकार से, देखिए एक लाइन में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया कि भारतीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन में परमाणु विखंडन के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब भारत में ऐसा है होगा यहाँ पे, तो इस विखंडन के द्वारा इस एक लाइन में बता दिया गया। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम, हालांकि इन्होंने उस कार्यक्रम को नहीं बताया कि किस प्रकार से वो 3 चरण में है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से वो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ के बारे में बताई है। खैर ये इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई उतना रिलेवेंस नहीं था। तो यहाँ पे फिर आपको देखिए ये प्रथम चरण PSWR ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। फिर उसके बाद ये बता दिए कि यहाँ पे किस प्रकार से इंडिया में वगैरह था, कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये इनका डेटा या थोड़ा रैंडम है, इसको इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो देखिए अब इस तरह की बता दिए कि 3% जो कुल ऊर्जा उत्पादन में सहयोग दे रहा है अभी नाभिकीय ऊर्जा, ऑलमोस्ट 3%। फिर देखिए ये कंपैरिजन पार्ट जो था ये इनका बहुत ही बेहतर चीज़ था कि किस प्रकार से किस सोर्स से कितना ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का योगदान कितना। और ये वो चार्ट है जो कि सबसे यूनिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि यह दिखा रहा है कि मांग किस प्रकार से है। देखिए मांग हमेशा ऊपर जा रही है और जो आपूर्ति है वो लगातार पहले कम थी और वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपूर्ति को लगातार ऊपर बढ़ाना ही है। मांग तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, आपूर्ति उतनी हो नहीं पा रही है, लेकिन आपूर्ति का ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है इसको तभी जस्टिफाई किया जा सकता है या अचीव किया जा सकता है जब हमें न्यूक्लियर पावर को अपना आगे जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने पे। तो ये वो पॉइंट है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। हालांकि इन्होंने इतना छोटा लिख दिया कि इसका महत्व ही कम हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था जिसको आप दिखा के इस पर अच्छा खासा नंबर उठा सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। फिर भी इन्होंने बताया कि जारी रखने के पक्ष में जो तर्क है इन्होंने दिया। ठीक है, ये इस तरीके से कि कम ईंधन में ही अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम आपको इंग्लिश वाला जो आंसर दिखाएंगे उसमें भी समझने को आपको मिलेगा कि नाभिकीय ऊर्जा जारी रखने के पक्ष में जब आप तर्क दे रहे हैं तो आप जो पहला पॉइंट देंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट तर्क होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात होना चाहिए जिसकी वजह से नाभिकीय ऊर्जा को हम जारी रखना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीके से ठीक पॉइंट है कि हाँ इससे कम ईंधन से ही अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, इस वजह से ये ज़रूरी है। हमारे पास थोरियम भंडार है जिसका उपयोग करना इसलिए ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आप शुरू में ही आप जैसे यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिखा ना कि स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति और पर्यावरण के अनुरूप, ये पॉइंट एकदम सही है कि लास्ट में ही इसको रखा जाना चाहिए था। अगर इस पॉइंट को हम स्टार्ट में रख देते हैं कि पर्यावरण हितैषी है क्योंकि न्यूक्लियर उसमें कोई नुकसान नहीं होता है इसलिए जारी रखना चाहिए, तो ये आंसर हमारा थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि क्रम में नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को भी इन्होंने ध्यान रखा जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से इनके आंसर को दिखा रहा है। फिर उसके बाद देखिए संबंधित भय को उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से लोगों को लगता है कि उससे समस्याएं हो सकती हैं। फिर उसके बाद दिखाया कि चुनौतियां होने के बाद भी इसके जारी को मतलब विकास एवं समग्र प्रबंधन के जरिए भारी ये जो जोखिम है उसको हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे देखिए इनका कंक्लूजन भी बहुत बेहतर था कि वर्तमान में जो औसतन प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है 2017-18 के हिसाब से वो 1149 किलोवाट है, जो कि वैश्विक स्तर से बहुत कम है। तो ये देखिए इनके थ्रू आउट आंसर में ये दिखा रहा है कि भारत को न्यूक्लियर पावर एनर्जी की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यही क्वेश्चन की थीम है जो कि आपके पूरे आंसर में दिखनी भी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए बढ़ती जनसंख्या एवं तीव्र औद्योगिक विकास में ऊर्जा मांग पूर्ति हेतु हमें नाभिकीय ऊर्जा को प्राथमिकता देनी होगी। ये देखिए कंक्लूजन है और ये सब इस सटीक कंक्लूजन है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के 7वें देखिए इन्होंने SDG से जोड़ दिया, उसका SDG 7 जो कि देखिए ऊर्जा से रिलेटेड है लक्ष्य, और उसके लिए कह दिया कि हाँ उस गोल को अचीव करने के लिए भारत को इसका उपयोग करना चाहिए। तो एक बेहतर आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, उसमें हम सुधार भी देखेंगे।
तो देखिए इसमें हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सिंपली इन्होंने पहले क्या बताया, सौभाग्य योजना क्या है, तो एकदम सिंपल वर्ड में सिंपली उसको बताया कि ये फुल फॉर्म है, मतलब ये प्रोजेक्ट है और वो इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड, ये उसका ऑब्जेक्टिव एक तरीके से है, ठीक है। फिर उसके बाद बता दिया कि कब डेट वगैरह है, फिर सीधे आ गए, ये बजट वगैरह ठीक है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आपने उसका ऑब्जेक्टिव बताया जो कि ये बता रहा है कि ये योजना क्या है, किसके लिए है, ठीक है। अब उसके बाद बता दिए, सिंपल सा आ गए डायरेक्ट। अब देखिए टू द पॉइंट कैसे स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है, बेनिफिट के बारे में आ गए। अब बेनिफिट को आप एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं ब्रॉडली कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से बेनिफिट्स हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट्स के बाद अब उन जो पॉइंट्स हैं उन चीज़ को आप दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए डायग्राम यूज़ करने का यही बेनिफिट होता है कि हमें अपने वर्ड्स को बचा सकते हैं और हम और भी ज़्यादा बातों को फिर उन जो स्पेस बचता है उसमें लिख सकेंगे जो कि रिलेवेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देख, इसके बाद इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ाया कि किस, फिर क्राइटेरिया भी बताया था कि किस, लेकिन अब इसमें देखिए समस्या क्या है कि जो, जबकि हमें क्या बोले कि जो आपने पॉइंट बताया उसमें कम से कम एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलिंग हाउस होल्ड ही इसी पॉइंट पे इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। इसी वजह से अभी हम देखेंगे कि इनका आंसर जो है 7 पेज में चला गया। तो ये इतना डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सीधा बेनिफिट बताना है, सब्स्टिट्यूट टू केरोसिन। अब इसमें इतने सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, पॉइंट्स इनके बेहतर हैं। अब चूंकि इनका 7 पेज गया है तो बस वही है कि एक एक दो लाइन इनका कम करते जाना है इन सभी 3 जो पॉइंट्स हैं। देखिए किस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को बताया गया, ये बेहतर तरीका हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद ये इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, ये सब अभी तक देखिए उनका बेनिफिट्स ही चल रहा है। यहाँ इन्होंने बस गलती क्या किया या ध्यान नहीं दिया होगा, यहीं पे इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया। अब देखिए ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी कंक्लूजन से पहले कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालना चाहिए, या इंट्रोडक्शन से पहले आप इंट्रोडक्शन लगे लिखने फिर उसके बाद लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन को बस पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिख दीजिए। फिर देखिए उसके बाद जो पार्ट था कि बिहार वाला, बिहार के लोग कैसे बेनिफिट हुए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, कंक्लूजन लिख दिया, इसलिए बाद में फिर बिहार वाला पॉइंट लिखा है। तो जो सेकंड पार्ट था बिहार को किस प्रकार से बेनिफिट हुआ, उस वाले पार्ट में देखिए इन्होंने लिखा कि मतलब ये हाईएस्ट, ये मतलब 100% इसको अचीव किया अपने समय से पहले ही। फिर उसके बाद देखिए जो बेनिफिट्स दिखाना था उसमें इन्होंने डेटा तो काफ़ी दिया है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये डेटा कभी भी एग्ज़ाम के टाइम पे याद होगा, लेकिन ठीक है डेटा दिया हुआ है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मतलब उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए जो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकें, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए आफ्टर दिस स्कीम पीपल ऑफ बिहार हैव इंक्रीज सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे उनके इफेक्ट पड़ा जिसकी वजह से वो मतलब बेनिफिटेड हुए, ठीक है। फिर बेसिक जो बेसिक लाइफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी, वो चीज़ें उनकी बेहतर हुई। और उसके बाद वुमेन एंड चिल्ड्रन के स्टेटस में भी मतलब ऐसा इन्होंने लिखा है कि मतलब बेहतर रहा है, और जो कि सही भी है। और फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फार्मर्स वगैरह को भी बेनिफिट मिला है, क्योंकि फार्मर्स बिहार में वैसे भी फार्मर्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी, आई थिंक 70% से अबव है। तो 70% से अबव है तो वो डायरेक्टली बेनिफिट हुए हैं, ठीक है। लाइटिंग वगैरह की वजह से एजुकेशन सिस्टम मतलब उनका इम्प्रूव हुआ है, एजुकेशन क्वालिटीज़ बढ़ी हैं। तो इस तरीके से पॉवर्टी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और इवन सिक्योरिटी पे भी असर पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं इनके आंसर में, ठीक है। तो ये रहा आपका देखिए ओवरऑल रिव्यू। आप इनको बेहतर तरीके से अपने आंसर को इवेलुएट खुद से अब कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आंसर को लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब अगला वीडियो जो आएगा आपका क्वेश्चन, वो एक दिन के बाद, जैसे आज 11 हो गया तो 11-12 आप आंसर लिखिए, 13 को आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद से अब देखिए अब हम लोग डेली भी करने लग जाएंगे उसके बाद से, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा था, आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, फ्लो में आ चुके हैं। अब आप डेली 2 क्वेश्चन आराम से लिखने लायक हो गए हैं, तो ठीक है। अब इसके बाद से आप लोगों को मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट से डेली आपको क्वेश्चन आंसर लिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छे से लिखते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू वेरी मच।